नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी सीरीज चला रखी थी यूपीपीसीएल TG2 का। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर वॉच करें। आज कुछ ना कुछ नया सीख कर ज़रूर जाने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन उसको ले लेते हैं। आज का पहला ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्डरिंग को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं। सोल्डरिंग कर दी, मान लो ये अपने पास कोई पीसीबी है, अपनी पीसीबी क्या सोल्डरिंग कर दी, ठीक है। उस पे से अब कोई सामग्री अपने हटानी है, हटाने वाली उसको कोई सामग्री लगी, मतलब कोई अपने पास इंस्ट्रूमेंट या अपने कोई संधारित्र लगा, कैपेसिटर को अपने हटाना है। तो प्रयोग की जाने किस सामग्री के थ्रू उसको हटाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन की तरफ बढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन ये कह रहा है डीकेएस सामग्री का प्रयोग करते हैं। नहीं जी दोस्तों, डीकेएस का प्रयोग नहीं करता है। डी जनरेटर, ये कौन सा ऑप्शन आ गया, नहीं डी फर्स्ट, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी सोल्विक का उपयोग अपने किसके लिए करते हैं, सोल्डरिंग कर दी और उसके हटाने के लिए, सोल्डरिंग को हटाने के लिए डी सोल्विक नामक एक पदार्थ आता है, उसके द्वारा सामग्री को पीसीबी या किसी भी अन्य अपनी सोल्डरिंग जहाँ की है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अब सोल्डरिंग की 2-4 विशेषता मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरे से डीपली हो सके मैं उतना आपके लिए जाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप बस अंतिम तक जरूर इसको वॉच कीजिएगा। आज वादा करता हूँ जरूर नया सीख आप जरूर जाने वाले हो, ठीक है। सोल्डरिंग में आपको पता है सोल्डरिंग 2 प्रकार की हो दोस्तों, कौन सी होती है। एक होती है नरम सोल्डरिंग, एक होती है कठोर सोल्डरिंग, ठीक है। सॉफ्ट और हार्ड 2 प्रकार की सोल्डरिंग होती है, ठीक है। सोल्डरिंग की अपनी, अब कठोर सोल्डर की अपनी बात करें तो इसका एग्जाम के अंदर गलनांक पूछा जा चुका है। एग्जाम के अंदर इसका गलनांक पूछा जा चुका है। कितना होता है इसका गलनांक, पूछा गया एग्जाम के अंदर कठोर सोल्डरिंग के अंदर। दरअसल मेरे हिसाब से इसके अंदर टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के अंदर ही आया था। कठोर सोल्डर का गलनांक पूछा था दोस्तों, कितना होता है 360 डिग्री। पता नहीं प्री में पूछा था या मेंस में पूछा। 360 डिग्री से इसका जो तापमान अपने बताते हैं वो होता है 360 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है, ठीक है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, वो बात ये आती है कि जो गलनांक एल्यूमिनियम का गलनांक, सोल्डर का गलनांक, और एल्यूमिनियम अपने एक धातु होती है, चालक पदार्थ होता है, क्या, एल्यूमिनियम। पूछा जाता है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है, बताइए जल्दी से सोचिए। एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका गलनांक होता है, मैं बता देता हूँ, 190 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स आंकड़ा है। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छी लाइन बनती है। एल्यूमिनियम सोल्डर का जो गलनांक बिंदु होता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मेरे को याद आ गई, जस्ट इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने पहली बार वीडियो में बताया है और अभी मैं बताना चाहूँगा। सोल्डर के लिए 2 बातें अपने के लिए विशेष लिखते हैं। पहली बात है, अगर सोल्डर का गलनांक बिंदु अपने को घटाना है, क्या है, गलनांक बिंदु मेटलिंग पॉइंट है जो घटाना है या बढ़ाना है। घटाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं सोल्डर के अंदर, और बढ़ाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है सोल्डर के अंदर। अगर सोल्डर बिंदु अपने को घटाना है, क्या करना है, सोल्डर अपने को घटाना है, तो कौन सी धातु मिलाएंगे दोस्तों, बिस्मिथ। कौन सी मिलाई जाती है, बिस्मिथ धातु इसके अंदर मिलाई जाती है अगर अपने सोल्डर को घटाना है। तो सोल्डर को बढ़ाने के लिए एंटीमनी याद रख लेना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। यूपीपीसीएल TG2 बड़े एग्जामों के अंदर ये डीपली पड़ जाता है, इसीलिए, ठीक है। सोल्डर का गलनांक बिंदु घटाने के लिए बिस्मथ धातु का प्रयोग करते हैं। सोल्डर का गलनांक बिंदु मेटलिक पॉइंट बढ़ाने के लिए एंटीमनी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं दोस्तों, डिसोल्विक, डायरेक्ट याद रख लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट मेरे लिए आप मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से ऐसा कौन सा कैपेसिटर है, संधारित्र है, जिसका प्रयोग केवल पावर सर्किट में पीसीबी में किया जाता है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है पेपर संधारित्र, पॉलिएस्टर संधारित्र, सेरामिक संधारित्र और माइका संधारित्र।
जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपके लिए जितना हो सके उतना डीपली जाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो, पेपर संधारित्र का उपयोग अपने लिख लेते हैं, इसका उपयोग यूज अपने लिख लेते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका यूज किया जाता है गाड़ी, ठीक है, कार लिख लेते हैं। गाड़ियों के अंदर जो ऑडियो ऑडियो आप सुनते हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे होगे, गाड़ियों के अंदर ऑडियो सिस्टम होता है दोस्तों। गाड़ियों के अंदर क्या चलती है? गाड़ियों के अंदर क्या चलता है दोस्तों? गाने चलते हैं, गाने चलते हैं। उसके अंदर वो टैप रिकॉर्डर होता है, ऑडियो सिस्टम होता है ना उसके अंदर। तो उसी के अंदर कौन सा संधारित्र लगा होता है दोस्तों? पेपर संधारित्र, ठीक है, पेपर संधारित्र का उपयोग करते हैं। और ये जो होता है, ये संधारित्र, पेपर संधारित्र होता है, वह एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर काम कर सकता है। पेपर संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है, दो अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट दोनों पर वर्क कर सकता है। दूसरा, इसका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सहनशीलता। सहनशीलता सहनशीलता पूछी जाती है दोस्तों किसकी? पेपर संधारित्र की। तो दोस्तों ±10% तक होती है, ±10% तक सहनशीलता किसकी होती है? पेपर संधारित्र की होती है। और इसकी धारिता भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। पेपर संधारित्र की धारिता पूछ ले तो क्या कर देना, 0.05 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड से 10 माइक्रोफेरड, ठीक है, 10 माइक्रोफेरड तक इसकी धारिता होती है। क्या चार बातें अपने देखी? पहली कौन सी? पेपर संधारित्र की, इसका उपयोग जो कार होता है, कार के ऑडियो सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। एसी डीसी दोनों सप्लाई प्रोवाइड करता है। सहनशीलता अपने देखी ±10% तक होती है। और इसकी धारिता 0.05 माइक्रो एम्पेयर से 10 माइक्रो एम्पेयर तक इसकी धारिता होती है। उपयोग कहाँ होता है? गाड़ियों के ऑडियो ऑडियो सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर पॉलिएस्टर जो संधारित्र होता है उसका अपने यूज लिख लेते हैं दोस्तों। इसका जो उपयोग अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उपयोग इसका होता है रेडियो आवृत्ति, ठीक है। किस में किया जाता है? रेडियो आवृत्ति में, रेडियो आवृत्ति में इसका उपयोग करते हैं। एवं डिजिटल कंप्यूटर में, किसके लिए? डिजिटल जितने भी कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल COM लिख लेता हूँ सीधा, डिजिटल कंप्यूटर संगणक, या अपने लिख लेते हैं इसको ट्यून्ड परिपथ, ट्यून्ड जितने भी परिपथ होते हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, या तो सी होगा या डी होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। एक तो होता है रेडियो आवृत्ति के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, ट्यूनिंग परिपथ के अंदर भी पॉलिएस्टर संधारित्र का उपयोग किया जाता है। और दो चार इसकी विशेषताएं मैं लिखाना चाहूँगा आपकी, किसको? पॉलिएस्टर संधारित्र की दो चार विशेषताएं। हाँ, इसका एक एग्जाम के अंदर इसका एक पूछा जाता है कि इसकी सहनशीलता, पहले इसकी सहनशीलता लिख लेते हैं। सहनशीलता दोस्तों सेम ही होती है, कितनी होती है? ±10% इसकी सहनशीलता होती है। जितनी पेपर की थी उतनी ही इसकी होती है। और अपने बात करें इसका इंसुलेशन प्रतिरोध, क्या एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? इसका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है, यहाँ लिख लेता हूँ, इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसका जो है वो पेपर संधारित्र से इसकी तुलना में अपने बात कर रहे हैं। पेपर संधारित्र की तुलना में, पेपर कैपेसिटर की तुलना में अधिक होता है दोस्तों। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो पेपर कैपेसिटर की तुलना से अधिक होता है, ठीक है। पेपर से संधारित्र से अधिक होता है, किसका? पॉलिएस्टर संधारित्र का। धारिता की अपनी बात करें, कौन से? पॉलिएस्टर की जो धारिता होती है वो दोस्तों कितनी होती है? 0.0030 लग के 5 और 4 और माइक्रोफेरड से 10 माइक्रोफेरड, एक जीरो का ही डिफरेंस है दोस्तों। किसमें? इसमें कितनी है? 0.005 थी ना माइक्रोफेरड, और इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाती है धारिता, ठीक है। बाकी सेम ही होती है इसकी। उसके बाद सेरामिक संधारित्र है, तो जो सेरामिक संधारित्र है ये ही इसका राइट आंसर होगा। सेरामिक संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? केवल पावर सर्किट एवं PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कौन से संधारित्र लगे होते हैं दोस्तों? वो आपने देखा होगा छोटे छोटे, आपने PCB के अंदर अगर आपने देखा होगा तो कौन से संधारित्र लगे होते हैं? सेरामिक संधारित्र उनको बोला जाता है, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या कह रहे हैं? डी नंबर ऑप्शन है माइका संधारित्र, ठीक है। माइका अभ्रक संधारित्र है, इसका उपयोग करते हैं अधिकतम ताप परिवर्तन करने वाले परिपथ के अंदर, ठीक है। अधिकतम परिवर्तन करने वाले ताप के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो धारिता कैपेसिटी अपने मानते हैं 1 पिकोफेरड से बहुत ज़्यादा होती है, तीनों की अपेक्षा 1 पिकोफेरड से 1 माइक्रोफेरड,
1 माइक्रोफेरेड तक इसकी कैपेसिटी अपनी मानते हैं धारिता। ठीक है, अब के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है। आपका तो बस एक बटन ही दबाना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें, न्यू है चैनल पर तो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, निम्न में से कौन सा परिमाण समान होगा। प्रत्येक शाखा में धारा समान होगी, प्रत्येक शाखा में शक्ति गुणांक समान होगा, प्रत्येक शाखा में फेज अंतर समान होगा, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान होगी। तो दोस्तों एग्जामिनर, मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जामिनर का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन वो एक ही होता है, क्वेश्चन एक ही देता है, पर उसको क्या है पूछने का तरीका अलग कर देता है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग कर देता है, अपने क्या कर देता है। अब देखो इसमें क्या किया है, अपने बेसिकली आईटी में पढ़ाता है कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर धाराएं होती है जो समान चलती है। ठीक है, और समांतर के अंदर वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, सॉरी हाँ, इसके अंदर श्रेणी के अंदर धारा समान होती है और समांतर के अंदर वोल्टेज समान होती है, समांतर में वोल्टेज समान होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, श्रेणी के अंदर वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है, समांतर में धारा भिन्न भिन्न और श्रेणी में वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है। अब देखो अपने सीधा बेसिक अपनी 2 लाइनें याद करिए। अब देखो यहाँ से घुमा के पूछ रहा है वी वोल्टेज सप्लाई की 3 शाखाएं किसमें जुड़ी है, समांतर में, कौन सा परिमाण समान होगा, प्रत्येक शाखा में धारा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, माय डियर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा सर्किट दिया यहाँ पे, पैरेलल सर्किट दिया अपने को। कौन सा सर्किट दिया दोस्तों, पैरेलल सर्किट अपने को दिया हुआ है, इसलिए वोल्टेज प्रत्येक शाखा में जाने वाली वोल्टेज का मान समान होगा। ठीक है, पैरेलल सर्किट आपने हल किया होगा तो प्रत्येक शाखा में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज का मान समान होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अपने को श्रेणी के लिए पूछ लेते तो कौन सा ऑप्शन की तरफ जाते दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हम। अब जाएंगे कौन से ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आज का। कह रहा है कि कम पावर फैक्टर में से ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसमिशन लाइन खालिस्तान, ठीक है, आगे कुछ देर जाती है, जल जाती है, ओवरलोड हो जाती है, अंडरलोड हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है, उपयुक्त सभी। दोस्तों कम पावर फैक्टर से बहुत अपने को नुकसान होता है, आपको पता है ना। पहले तो ट्रांसफार्मर को अगर ट्रांसफार्मर का कम पावर फैक्टर कम हो जाता है दोस्तों, दक्षता बहुत ही कम अपने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर अपने को कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर कम हो गया तो ऐसी कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है दोस्तों, कौन सी कंडीशन आती है, ओवरलोड हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनें दोनों ही क्या हो जाती है, हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। इसीलिए अपना क्वेश्चन अपना किसकी तरफ जाएंगे, अपने ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे दोस्तों। किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी 2-4 जो बातें हैं मैं बताना चाहूँगा, किसकी, इसी की। ठीक है, इसी की मैं 2-4 बातें हैं, इसको ब्लैक कलर लेता हूँ, अच्छा लगता है। देखो किसकी, पावर फैक्टर की बातें। पावर फैक्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पावर फैक्टर इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं कोस फाई से। ठीक है, कोस फाई से किस किस का अनुपात होता है, R/Z। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आती है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है किलोवाट बटे केवीए। ठीक है, किलोवाट बटे केवीए। ठीक है, किलोवाट क्या होता है दोस्तों, सहक्रिय शक्ति बटे किसकी शक्ति, कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति का अनुपात होता है दोस्तों। क्या होता है, आभासी शक्ति का अनुपात क्या होता है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्या, पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। पावर फैक्टर कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, R/Z इसका R/Z कोस फाई होता है, या इसकी दूसरी परिभाषा सकती है सहक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति का अनुपात होता है। और इसके अंदर दरअसल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अगर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों, सीधा लिख लेना। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर 0 होता है। यही अगर थीटा का मान अपने 0 कर देते हैं
तो उस समय पावर फैक्टर अपना इकाई हो जाता है, ठीक है, जैसे कि डीसी के अंदर होता है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होता है, बेसिकली अपने को देखने के लिए, ठीक है। और इसको, ठीक है, और दो चार बातें हैं। और अगर पावर फैक्टर अगर कम हो जाता है तो इसके सुधारने के लिए लाइन के अंदर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है, कैपेसिटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर लगाया जाता है। आपको पता है ना वो। तो कैपेसिटर क्या करता है? पावर फैक्टर सुधारने के लिए। एक तुल्यकालिक मोटर भी होती है जिसका आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें सभी डिटेल से बात करेंगे अपनी। कह रहा है कि स्टार संयोजन में जो फेज वोल्टेज है, ठीक है, वीपी है जो, वो क्या है? धारा से, वीपी है जो उसमें से प्रवाहित होने वाली, स्टार संयोजन के अंदर जो फ्लो हो रही है करंट, उसमें से क्या है? वो पश्चगामी होती है। किसने? जो फेज वोल्टेज से धारा है जो पश्चगामी होती है, लैगिंग होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण पूछ रहे हैं। अब देखो, अपने को पता है, अपने को ये पता है, अपने को ये लाइन पता है कि स्टार संयोजन के अंदर जो फेज वोल्टेज होती है वो धारा से पश्चगामी होती है। अब एग्जाम के अंदर एक एग्जामिनर है जो एक स्टेप आगे चला गया। क्या चला गया? आगे चला गया अपने से एक स्टेप। इसीलिए अब देखो, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कैपेसिटिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, रेजिस्टिव लोड के लिए उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को सीधा बना लो। क्या बना लो? एक स्टार बना लो। तो दोस्तों ये क्या होती है? स्टार बना लो सीधा सा ना। तो ये देखो क्या होती है, फिर लिख लेते हैं। ये कॉइल होती है, ठीक है। तो ये कौन सा दोस्त है? कौन सा ये क्या है? इंडक्टिव लोड है, ठीक है। ये कॉइल है, ठीक है। ये क्या है? कॉइल है। तो कौन सा होगा? इंडक्टिव लोड के कारण। कौन सा लोड होगा इसमें? इंडक्टिव कॉइल होने के कारण इसमें से कौन सा लोड होगा? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के कारण क्या होता है? जो वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज होती है, सॉरी, फेज वोल्टेज से जो धारा होती है वो पश्चगामी होती है, ठीक है। इतना सा याद रख लो, सिंपल सा तरीका हो जाएगा। इंडक्टिव लोड के कारण जो फेज वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज से धारा जो है पश्चगामी होती है। कौन से संयोजन के अंदर? याद रखना ना, स्टार संयोजन के अंदर। स्टार संयोजन के अंदर बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि सभी अपने को तो यूपीपीसीएल टीजी को अपनी कर रहे हैं, अपने का एग्जाम है, इसीलिए अपने को सभी को साथ लेकर चलना होगा। देखो, पहला पॉइंट ये आता है कि वीएल होती है वो वीपी से, इसको क्या हो गया? हाँ, तो जो वीएल होती है वो वीपी से लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज से क्या होती है? से 3 √3 गुना अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है। कौन से संयोजन के अंदर? स्टार संयोजन के अंदर। वहीं अपने करंट की बात करें तो आई एल लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होती है। लाइन करंट फेज करंट दोनों में आपस में बराबर होती है। इसीलिए इसके अंदर एक और बन जाता है, कौन सा? पावर का पूछा जाता है दोस्तों। पावर के लिए इसके अंदर फॉर्मूला भी लगता है ज्ञात करने के लिए, √3 VL/IL cos फाई, VL/IL cos फाई, ठीक है। ये इसका पावर निकालने का उपयोग। और उसके बाद इसका उपयोग पूछा जाता है। किसका? इसका उपयोग अपने को पूछते हैं स्टार संयोजन का उपयोग। स्टार संयोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो, मोटर के अंदर आपने देखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। मोटर के अंदर स्टार्टर होता है, उसके अंदर जो संयोजन होता है वो स्टार संयोजन में होता है, ठीक है। पहले मोटर स्टार में चलती है, फिर डेल्टा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसके जो लो वोल्टेज साइड कनेक्शन होते हैं, लो वोल्टेज साइड के जो कनेक्शन होते हैं वो कौन सी? स्टार संयोजन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखने के नहीं है, सीधा मैं बता दूँ, आप सुन लो। स्टार कनेक्शन के जो डायोड परिपथ बनाकर स्मूथ डीसी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इससे क्या करते हैं स्टार कनेक्शन से डायोड परिपथ बनाकर एक डीसी स्मूथ, ठीक है, डीसी स्मूथ अपने प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे इसके प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो डेल्टा की, अब देखो स्टार तो आएगी, अपने डेल्टा की ओर बात कर लेते हैं। डेल्टा में जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? जो इसमें √3 गुना थी वो बराबर हो जाती है, ठीक है। जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर हो जाती है। लाइन धारा है इसके अंदर, इसको डेल्टा के अंदर देखो दोस्तों, डेल्टा के अंदर पिछली बार एग्जाम आया था, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि अपने को पता है कि जो लाइन वोल्टेज है वो √3 गुना होती है आईपी से, ठीक है। ये फॉर्मूला निकाल है। देखो, एग्जामिनर ने क्या देखा, एक स्टेप आगे चला, फेज वोल्टेज अपने को पूछी, ठीक है, डेल्टा के अंदर। तो फेज वोल्टेज का जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? IL/√3 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। √3 कर देंगे, यहाँ से लाइन धारा आ जाएगी, यहाँ से फेज धारा आ जाएगी, ठीक है, दोनों में से। और इसका
इसका डेल्टा का क्या पूछा जाता है, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अपने जितने भी रोटरी कन्वर्टर होते हैं, रोटरी कन्वर्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका, डेल्टा संयोजन का। और पावर सीधी निकलती है 3 VP, फेज वोल्टेज, करंट वोल्टेज, फेज करंट, फेज वोल्टेज और कोस फाई, ठीक है, कोस फाई से इसकी निकल जाती है, ठीक है, क्या निकल जाती है, पावर निकल जाती है डेल्टा संयोजन की। और इसके अंदर दोस्तों देखो, डेल्टा के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी है वो मैं ये लिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो VL होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज होती है, वो हमेशा IP से, ठीक है, फेज धारा से 30 डिग्री आगे होती है, ठीक है, 30 डिग्री आगे होती है, किससे, VL है जो IP से 30 डिग्री आगे होती है, ये याद रख लेना। और इसका रीजन मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि इसका रीजन क्या है, कि जो लाइन वोल्टेज है वो जो फेज करंट 30 डिग्री आगे होती है, इसका रीजन क्या है। और डेल्टा में उल्टा हो जाएगा, डेल्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, फेज धारा है जो लाइन धारा है जो उसके पीछे होती है, ठीक है, और इसमें इसमें उसमें आगे होती है, स्टार में आगे होती है, इसमें पीछे होती है, ठीक है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो युग्मक प्रेरक L1 और L2 है, मान क्रमशः 0.4 हेनरी है और 0.9 हेनरी है, युग्म का मान 0.1 हेनरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की गणना करें दोस्तों। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, अरे चल जा भाई, तो क्या होता है, M बराबर K L1 डॉट L2, ये इसका फॉर्मूला होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की गणना करनी है और के क्या है, युग्म अपने को दे रखा है, और L1 और L2 अपने को दे रखा है, ठीक है। और देखो तो इस हिसाब से तो नहीं निकल सकता ना, तो इसके लिए अपने को के निकालना होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने निकालने के लिए क्या करेंगे, के बराबर M बटे अंडर के अंदर L1 इंटू L2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार कलर चेंज कर लेते, अच्छा नहीं लग रहा ना। हाँ देखो, तो के का मान कितने दिया अपने को, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। M का मान अपने को ज्ञात करना है। L1 कितना दिया है, 0.4 इंटू के अंदर 0.9, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 0.36 आएगा रूट के अंदर, ठीक है, 9 चौक 36, 0.36 बटे M पड़ा रहेगा, ये 0.1 इधर पड़ा ही है, ठीक है। अब क्या इक्वेशन बन गई, अब अपने पास बन गई 0.1 बराबर M बराबर क्या, M बटे अंडरूट के अंदर 0.36। अब 0.36 का जो वर्गमूल होता है M अपॉन के अंदर 0.6, अंडरूट हटाएंगे 0.6 सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इधर पड़ा ही है, क्या पड़ा है, 0.1 पड़ा है, M बटे के अंदर 0.6। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो दोस्तों गुणा करने की लोड नहीं है, क्या आ जाएगा, M बराबर 0.1 इंटू के अंदर 0.6, 0.1 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.6 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, आज का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंदर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूविंग कॉइल यंत्र है, कोई MC मूविंग कॉइल, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, वह 1 एम्पियर की धारा पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की माप सीमा को 0 से 5 एम्पीयर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है। अब देखो शंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल है, तो अपने क्या करने हैं, शंट रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला आता है RSH बटे RM अपॉन के अंदर M-1 या N लिख लो, M की जगह N लिख लो, कोई बात नहीं। और M निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है I बटे आई एम। अब देखो RM क्या होता है दोस्तों, RM होता है मीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस, 2 ओम दे रखा है। शंट RSS होता है शंट प्रतिरोध, और M क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर होता है।
और आई क्या होती है दोस्तों, मीटर अब कितनी रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। मीटर क्या कह रहा है, अब कितनी रीडिंग अपने को शो कर रहा है, और आई एम का अर्थ है को अब अपने को कितनी नापनी है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाना है मीटर की रेंज को, 0 से 5 तक बढ़ाना है। पहले 1 एम्पियर वो दर्शा रहा है, विक्षेप कितना कर रहा है, 1 एम्पियर दर्शा रहा है, और अब कितनी मापनी है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, रख दो फॉर्मूले में, मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा मान, क्वेश्चन कर आप करना दोस्तों, 0.5 आएगा इसका। क्या आएगा, कैलकुलेशन करोगे, जो सबसे कैलकुलेशन करके सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये देखो एक एमीटर होता है दोस्तों, एमीटर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एमीटर के अंदर शंट लगाने का उद्देश्य क्या है, क्या एमीटर के अंदर शंट लगाने का उद्देश्य क्या है, जो दोस्तों धारा को क्या करता है, वो धारा को बाईपास करता है दोस्तों। क्या करता है, धारा को बाईपास करता है एमीटर में जो शंट लगा होता है, ठीक है। और एक एक लाइन और मेरे को याद आ गई, क्या आती है, वो लाइन ये आती है कि गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर होता है, उसको अपने को एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, तो क्या करेंगे। ऑप्शन आता है उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, निम्न मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उच्च मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में, निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में। दोस्तों कौन सा आएगा, निम्न मान का जो प्रतिरोध होता है, निम्न मान का जो प्रतिरोध होता है वो इसके समांतर क्रम में जोड़ने पर जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है दोस्तों, एमीटर बन जाता है। और ये जो शंट होता है, इसकी वो एक और बात याद रहती है, ये कौन सी धातु का बना होता है दोस्तों, कई बार मैंने बताया है, मैग्नीन धातु का ये बनाया जाता है। कौन सा, शंट रेजिस्टेंस मैग्नीन धातु का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में कहीं नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अर्थ टेस्टर क्या करते हैं, धरती का रेजिस्टेंस, धरती का प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ टेस्टर में के हैंडल को 160 आरपीएम पर घुमाने पर, इसका हैंडल होता है 160 आरपीएम घुमाने पर सीधे डायल पर पढ़ लिया जाता है, ठीक है। सीधे डायल पर इसको पठाया के इसका पढ़ लिया जाता है। और ये कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है दोस्तों, विभवपात पर। दोस्तों नया क्वेश्चन है आज का, विभवपात पर के सिद्धांत पर वर्क करता है कौन, अर्थ टेस्टर कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है, विभवपात, वोल्टेज पाथ रास्ता, ठीक है। लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ऊर्जा मीटर के धारा कॉइल सीसी करंट कॉइल में तांबे से बनी शेडिंग रिंग क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ऊर्जा मीटर के अंदर शेडिंग रिंग किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी इसका, ठीक है। तो कौन की बनी होती है, तांबे की बनी होती है शेडिंग रिंग। और ये पूछ ले किस लिए लगाई जाती है, स्पीड, जो डिस्क की स्पीड है बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, आवृत्ति किस लिए बढ़ाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए ऊर्जा मीटर के करंट कॉइल के अंदर जो शेडिंग रिंग है वो लगाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब देखो ये देखो नया क्वेश्चन है, अपने को सभी को पता है एक ट्रांसफार्मर है, उसमें जो टाइपिंग नहीं होता दोस्तों, टैपिंग क्या होती है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर प्रेरणा मित्र होता है, उसके अंदर अपने टैपिंग निकाली जाती है, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी। देखो टैपिंग हमेशा अपने को पता है हाई वोल्टेज साइड लगाई जाती है। ये एग्जामिनर एक स्टेप आगे और चला गया, कह रहा है कि क्यों लगाई जाती है, कम इंसुलेशन होने के कारण, ऑयल स्तर है कम होने के कारण, चिंगारी कम होने के कारण, और क्या है प्रेरणा मित्र उसको मजबूत बनाने के कारण। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके अंदर दरअसल क्या होता है, जिस साइड वोल्टेज अधिक होती है, आपको पता है जिस साइड वोल्टेज अधिक होती है उसके अंदर उसमें क्या होती है, जो करंट होती है वो कम फ्लो होती है, ठीक है। जिस साइड वोल्टेज हाई वोल्टेज जिस साइड होती है उसमें जो करंट आपको सभी को पता है कम फ्लो होती है। इसी कारण कम फ्लो करंट होने के कारण जो चिंगारी है वो कम उत्पन्न होती है, ठीक है। चिंगारी कम उत्पन्न करने के कारण ही अपनी जो टैपिंग है वो हाई वोल्टेज साइड लगाया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन भी अपने को आ सकता है, आवश्यकता अनुसार अपने को क्या है आउटपुट प्रदान
ठीक है, करने के लिए आवश्यकता अनुसार आउटपुट अपने को प्रदान हो सके, इसलिए जो हाई वोल्टेज साइड है उसके लिए अपने को ये लगाई जाती है, क्या, टैपिंग निकाली जाती है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चिंगारी कम उत्पन्न हो, इसलिए हाई वोल्टेज साइड चिंगारी कम उत्पन्न क्यों होगी, क्योंकि जिस साइड वोल्टेज का मान अधिक होगा हुआ उसी साइड ऑटोमेटिकली जो धारा है उसका मान कम हो जाता है, इसीलिए चिंगारी कम उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें यार। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अल्फा किरणों में निम्न में से किस किस प्रकार का आवेश पाया जाता है। कौन सी किरणें दो प्रकार की होती, तीन प्रकार की होती है, अल्फा, गामा और बीटा। देखो अल्फा किरणें होती है उसमें धनावेश पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, धन आवेश प्रकार की ये किरणें होती है। और इसकी एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, वो ये थी कि ये जो किरणें होती है वो 0.1 mm की एल्यूमिनियम की, क्या, एक बार लिख लेता हूँ, जीरो बिल्कुल छोटी सी होती है दोस्तों, एल्यूमिनियम 0.1 mm की एल्यूमिनियम की परत को भी पार नहीं कर सकती। ठीक है, मान लो अल्फा ये मान लो ये मैंने कोई एल्यूमिनियम की कोई परत लगा दी, ठीक है, और यहाँ से आ रही है क्या, अल्फा किरणें आ रही है। ये कितनी मोटी है दोस्तों, ये 0.1 mm मोटी है। ठीक है, 0.1 mm मोटी है और इसको भी नहीं भेद सकती है, पार नहीं जा सकती, टकरा के वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, टकरा के वापस, इसको भी नहीं पार कर सकती है। कौन सी, अल्फा किरणें। और उसके बाद सुनो, ऋण आवेश कौन सी किरणों के अंदर दोस्तों, बीटा किरणें होती है, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती है बीटा किरणों के अंदर ऋण आवेश पाया जाता है। और दोस्तों जो गामा किरणें होती है वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, वो उदासीन किरणें होती है। और ये देखो दोस्तों, ये जो किरणें होती है ये एक लेड की, ठीक है, लेड शीशा होता है, लेड शीशा जो 8 सेंटीमीटर का जो क्या होती है मोटी परत को तोड़ सकती है। ये क्या कर सकती है, मान जैसे ये देखो 8 सेंटीमीटर की कोई मैंने लेड की जो मोटी परत लगा दी, अब मैंने गामा किरणें को इस पर, ठीक है, इस पर फ्लो करवाया, गामा किरणें को इसे खिलाया, तो यहाँ से ये तोड़ती हुई निकल जाएगी। इसने इतनी ये खतरनाक होती है। ठीक है, कौन सी किरणें, गामा किरणें। और अल्फा किरणें क्या करती है, 0.1 mm को भी, एल्यूमिनियम की परत कितनी नाजुक होती है, और ये देखो शीशे की परत को कितनी, वो भी 8 सेंटीमीटर को भी तोड़े जाती है। ठीक है, तोड़ देती है। ये कौन सी किरणें, गामा किरणें। दोस्तों याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका राइट आंसर क्या कर देंगे, धनावेश होती है अल्फा, उदासीन कौन सी होती है, बीटा, सॉरी ऋण आवेश कौन सी होती है, बीटा, और उदासीन कौन सी होती है, गामा किरणें उदासीन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें चुंबकीय परिपथ क्या होता है, क्या पूछ रहा है वो, चुंबकीय परिपथ होता है श्रेणी में, समांतर में, मिश्रित में। तो आप मैंने बना दिया है एक क्या, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें यूं फ्लक्स चलता है ना। तो कौन सा होगा ये, कौन सा परिपथ हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, श्रेणी हो गया दोस्तों। श्रेणी चुंबकीय परिपथ कौन सा होता है, श्रेणी चुंबकीय परिपथ होता है। नया क्वेश्चन है कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है। अब देखो समांतर में कौन सा होता है, फिर ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ कैसा होता है दोस्तों, समांतर होता है। ठीक है, और इसकी दो चार बातें हैं किसकी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है, इसमें जो तांबर हानि होती है, कॉपर लॉस होता है, तांबर हानि क्या होती है दोस्तों, किसकी अपेक्षा तुलना कर रहा हूँ मैं, अधिक होती है सेल टाइप की तुलना में। सेल टाइप में तांबर हानि कम होती है, हानि है वो कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसमें हानि ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, एफिशिएंसी घट जाती है, कम होती है। ठीक है, और जो लीकेज फ्लक्स है, क्षरण फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स होता है वो दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, हानि होने के कारण, एक ही चीज़ होने के कारण कितनी लॉस हो गई दोस्तों। ठीक है, देखो एक ही चीज़ होने के कारण क्या हो गया, कितनी चीज़ें अपने पास होगी। ठीक है, क्या हो गया ये,
मार्कर को क्या हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ का संधारिता प्रतिरोध खालिस्तान है, घट जाती है, बढ़ जाती है, नियतांक बनी रहती है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3 गुना हो जाती है। तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक्स सी बराबर 1 अपॉन के अंदर 2 पाई एफ सी, ठीक है। अब देखो 2 पाई एफ सी, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। इंडक्टिव रिएक्शन, दरअसल ये संधारिता प्रतिरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछ रहा है, एक्स सी के बारे में पूछ रहा है। क्या कर रहा है वो, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है और इसीलिए एक्स सी का मान घट जाएगा। एक्स सी का मान घट जाएगा तो अपने कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फिर डियर ए नंबर ऑप्शन की तरफ हमने जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर में रोटर तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल बढ़ने के कारण, एयर गैप बढ़ने के कारण कौन कौन सी कंडीशनें मोटर के अंदर लागू हो जाती है, ठीक है। ये बात अपने से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रतिष्ठम्भ बढ़ जाता है, चुंबकन धारा में वृद्धि हो जाती है, शक्ति गुणा कम हो जाता है, यूँ उपयुक्त सभी। तो दोस्तों रोटर एवं स्टेटर के मध्य अगर एयर गैप किसी सिंक्रोनस मोटर के अंदर बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या होता है, पहले प्रतिष्ठम्भ बढ़ जाता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक करंट है, चुंबकन धारा बढ़ जाती है, जिसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि तीनों ही कंडीशनें अपने को ऑप्शन के अंदर दे दी है। वो पहले ये कह रहा है कि प्रतिष्ठम्भ बढ़ जाता है, फिर ये कह रहा है कि चुंबकन धारा में वृद्धि हो जाती है, फिर ये कह रहा है कि शक्ति गुणांक कम हो जाता है। तो दोस्तों तीनों ही कंडीशनें क्या हो जाती है, एयर गैप जब बढ़ जाता है तो तीनों ही कंडीशनें एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर लागू होने लग जाती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको जरूर एक बार दोबारा रिविजन कर लें, ठीक है। एक बार वैसे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सिंक्रोनस मोटर कपलिंग के लिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेते हैं, बट इसकी 2 कंडीशनें होती है, तब इसको अपने पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। पहली ये मोटर क्या है, मोटर पर कोई लोड ना होना चाहिए, ठीक है। नो लोड पर मोटर होनी चाहिए जिस समय ये पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपने प्रयोग में ले रहे हैं। मोटर नो लोड पे होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, मोटर ओवर एक्साइट होनी चाहिए, ठीक है। मोटर ओवर एक्साइट होनी चाहिए, ठीक है। 2 ये कंडीशन होती है किसके अंदर, यूनिवर्सल मोटर के अंदर। नो लोड पे होनी चाहिए, मोटर ओवर एक्साइट होनी चाहिए। उसके बाद ये जो मोटर तब अपने पावर फैक्टर सुधारने के लिए ये क्या करते हैं, लोड लाइन के कौन सी श्रेणी में लगाते हैं, समांतर में। लोड लाइन लाइन होती है, लोड लाइन के समांतर में दोस्तों, लोड लाइन के समांतर में इसको लगाया जाता है, ठीक है। और उस समय इस मोटर की जो रीडिंग होती है, इस मोटर की जो रेटिंग होती है, जब मोटर पावर फैक्टर सुधार रही होती है उस समय इसकी जो क्या होती है, रेटिंग होती है, वो HP BHP कुछ नहीं देकर kVAR प्रतिघाती शक्ति, समझ गए ना, प्रतिघाती शक्ति में होती है। उस समय मोटर की रेटिंग होती है जो kVAR में होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। और ये जो मोटर होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है ITI के अंदर आपने पढ़ रखा है 1500 RPM पर ये फिक्स चलती है ना। इसकी RPM अपने को एक RPM बढ़ा सकते हैं ना, 1 RPM अपने को कम कर सकते हैं। फिक्स मोटर होती है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में इसको लिया जा सकता है। और ये तुल्यकालिक मोटर होती है, सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टेट बनाने के लिए कई विधियाँ होती है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। पहली होती है पोनी मोटर द्वारा, ठीक है, पोनी मोटर द्वारा। दूसरी होती है
सिक्वल केज इंडक्शन मोटर द्वारा, ठीक है। सिक्वल केज इंडक्शन मोटर यहाँ अपने लिखते हैं 3 नंबर ऑप्शन डैम्पर वाइंडिंग, ज़्यादातर उपयोग अपने डैम्पर वाइंडिंग का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर के अंदर ये डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये क्या करती है, सिंक्रोनस मोटर को 1 फेज को 2 फेज में विभक्त कर देती है, ठीक है। तांबे की एक शॉर्ट सर्किट रिंग इस छल्ले डाले जाते हैं, जिससे क्या है मोटर ओवर, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, किसकी सहायता से, डैम्पर वाइंडिंग से। इसके अंदर एक और आता है दोस्तों, वो लाइन होती है कि इसमें एक हंटिंग दोस्त विद्यमान होता है, ठीक है, मतलब कंपन करने लग जाती है, हंटिंग दोष विद्यमान होता है। हंटिंग दोष के निवारण के लिए भी अपने डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग इसमें कर सकते हैं। और अपनी बात कर लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर होती है जो क्या होती है, तीनों पावर फैक्टर पर दोस्तों, तीनों पावर फैक्टर पर चलने में सक्षम होती है, ठीक है, तीनों पावर फैक्टर पर चलने में सक्षम होती है। पहला होता है लीड और लैग और यूनिटी दोस्तों, लीड लैग और यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन। तुल्यकालिक मोटर तीनों पावर फैक्टर चलने में सक्षम होती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो जाता है इसमें, रोटर वायु एयर गैप बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, प्रतिष्ठंभ भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक करंट भी वृद्धि हो जाएगी, और पावर फैक्टर है जो शक्ति गुणांक है वो कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 15 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर है, खाली स्थान पर संचालित नहीं होती है, लीडिंग पावर फैक्टर, रूप गुणांक, लैगिंग पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर। तो अभी अपने पढ़ के आए हैं, अपने क्या पढ़ के आए हैं कि तुल्यकालिक मोटर होते हैं जो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर सकती है, लैगिंग पावर फैक्टर, पश्चिमगामी पावर फैक्टर काम कर सकती है, इकाई पावर फैक्टर पर काम कर सकती है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन पता नहीं क्या दे रहा है ये, कि रूप गुणांक पर दोस्तों, रूप गुणांक पर जो मोटर होती है वो कार्य नहीं करती है, यहाँ पर लिख सकते हैं संचालित नहीं होती है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 ये कह रहा है कि सूचक उपकरण इंडक्टेड उपकरण में संकेतक क्या होता है, संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल, संकेतक को चलाने के लिए ये कोई पैमाना, मान लो ये मीटर है, ये इसका संकेतक है, ठीक है। संकेतक को चलाने के लिए कौन सा बल आवश्यक है, तो दोस्तों संकेतक को चलाने के लिए विक्षेपण बल आवश्यक होता है, और नियंत्रण बल होता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। संकेतक को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बल होता है, नियंत्रण बल, अवमंदन बल होता है, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। विक्षेपण प्रकार कोई बल नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और अवमंदक जो बल होता है वो क्या करता है, जब ये क्या करता है, कंपन करता है, संकेतक जब कंपन करता है उसको रोकता है अवमंदन बल। इसकी 2-4 विशेषता हैं। नियंत्रण बल भी 2 प्रकार का होता है, पहला होता है गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व, ठीक है, इसको क्या लगाना चाहिए, ऊर्ध्वाधर स्थिर में लगाना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो स्प्रिंग का लगाना चाहिए, स्प्रिंग प्रकार का नियंत्रण बल होता है। स्प्रिंग की कुछ विशेषता होती है। पहली विशेषता ये होती है, इसमें क्या है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, इस इतना डीपली कोई नहीं बताएगा दोस्तों। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध इसके अंदर होता है। 2 नंबर उच्च तन्यता, ठीक है, क्या होती है, उच्च तन्यता वाली धातु ये होती है। और ये स्प्रिंग होता है अनुचुंबकीय पदार्थ का बना होता है दोस्तों, लिख लेना कौन से पदार्थ का बना होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का इसे बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो गुरुत्व होता है ना, गुरुत्व वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखो, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो शक्ति प्लांट के में खालिस्तान टरबाइन प्रयोग में लिए जाते हैं। पॉपुलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन और डियोर टरबाइन। तो पॉपुलर जो टरबाइन होती है वो क्या होती है, निम्न शीर्ष के लिए अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है। किसके लिए, निम्न शीर्ष के लिए उपयोग में लेते हैं। जो फ्रांसिस टरबाइन होती है दोस्तों, इसका मध्यम जो शीर्ष होता है, कितने, 60 से 120 जो मीटर जितने भी मतलब शीर्ष होते हैं मध्यम शीर्ष के लिए। और पेल्टन लेते हैं हाई हेड के लिए, हाई हेड मतलब 500 मीटर जितने भी ऊंचे हेड होते हैं उसके लिए अपने फ्रांसिस पेल्टन टरबाइन लेते हैं उपयोग में, ठीक है। और बचा अपने पास डेरी और टरबाइन। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना। कौन सा पूछेगा एग्जाम के अंदर, ये पूछेगा कि पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो शक्ति संयंत्र में खालिस्तान टरबाइन उपयोग में लेते हैं, डेरी याज टरबाइन का उपयोग अपने इसके लिए करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था आज का। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बार टाइप हीटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, क्रोमियम के ऊपर इंसुलेशन वायर को लपेटा जाता है, रिफ्लेक्टर को पॉलिश करना चाहिए, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, बार जो टाइप हीटर होता है, कौन सा बार टाइप हीटर होता है, ये कौन सा हीटर होता है दोस्तों? इसका एक अन्य नाम होता है, अभी आप पहचान जाओगे, इसका अन्य नाम होता है रेडिएटर। ठीक है, रेडिएट हीटर इसको ही बोला जाता है। और दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है रूम हीटर। आप समझ गए ना, रूम का जो हीटर होता है वही होता है। अब देखो दक्षता मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा अपने को लेनी है, तो क्या करेंगे? तो इसके अंदर दरअसल ही इसकी इसकी जो रोड होती है, ठीक है, आपने देखा होगा इसका जो सिंबल आपने देखा होगा ना, वो ऐसे बना होता है शायद, आपने देखा होगा ना घर पे। इसकी ये रोड होती है और यहाँ पे स्टैंड होता है और यहाँ पे सप्लाई मिलती है। तो ये जो रोड होती है कौन सी, ये वाली रोड होती है। इसके रोड के पीछे एक सफ़ेद कलर का आपने देखा होगा एक क्या लगा होता है, रोड के पीछे लगा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। उस पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देनी चाहिए। उस पर अगर पॉलिश कर दी ना तो ऊष्मा अपने को ज़्यादा मिलने जाएगा और दक्षता अपनी उसकी जो हीटर है, रूम हीटर है, उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टर पर पॉलिश करने से ये जो वाइट कलर का होता है रिफ्लेक्टर, इस पर क्या है, पॉलिश कर देनी चाहिए। पॉलिश करने से जिस धातु की पहले की हुई है उसी की पॉलिश करनी है, और की नहीं करनी, कहीं आप नीले धोले काले ब्लैक की कर दो, इसकी कर पॉलिश करके और अपने को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी अपने को प्राप्त होने लग जाती है रूम हीटर की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अपने देखा कि इसमें जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर। आपने तो बेसिकली एक ही देखा ना। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? वाइंडिंग के टर्मिनल। अभी ये कह रहा है कि एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा डेल्टा कनेक्शन बना लो। पहले तो सिंपल सा बना लो। डेल्टा कैसे बना लो, ये अपने पास मेरे पास एक वाइंडिंग है, कौन सी, ये एक मेरे पास वाइंडिंग है, तो इसके हिसाब से जोड़ देंगे। जैसे जैसे ये क्वेश्चन करता जाएगा ना, जैसे जैसे ऑप्शन देता जाएगा उस हिसाब से अपने जोड़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप जैसे कि आपको समझ आएगी। ये वाइंडिंग मैंने ये 3 ले ली। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जैसा कि अब ये कह रहा है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा, मान लो ये वाइंडिंग मैंने पकड़ ली, एक वाइंडिंग का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। एक वाइंडिंग का मान लो मैंने ये वाली वाइंडिंग पकड़ ली, कौन सी, ये वाली वाइंडिंग मैंने पकड़ ली दोस्तों, ये वाली मैंने पकड़ ली। ठीक है, इसका क्या करें, इसका अंतिम सिरा, मान लो ये इसका दूसरा सिरा है, इसका दूसरा सिरा वाइंडिंग के पहले सिरे से, वाइंडिंग के एक दूसरी वाइंडिंग के मान लो ये जोड़ दिया। ठीक है, तो हाँ ये सही होगा। कौन सा, फिर ये यही ऑप्शन आएगा, एक वाइंडिंग के दूसरे सिरे से और दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से, और इससे ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा कनेक्शन होगा दोस्तों, डेल्टा संयोजन हो गया दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डेल्टा कनेक्शन अपने पास हो गया है। ठीक है, और यहाँ से निकल जाता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, क्या होता है, RYB। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। देखो आप ऑप्शन नंबर सारे पढ़ लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन की तरफ अपने जाएंगे। ठीक है, और अपने उसकी बात करें स्टार की, तो वाइंडिंग के सिरे होते हैं वो जंक्शन पर जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ही जंक्शन पे अपने को देखने को मिलते हैं, जैसा कि ये पता इसकी वाइंडिंग का और ये इसका और ये इसका। ठीक है, ये देखो एक जंक्शन बन रहा है, अपने को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये जंक्शन है, ये सभी जो वाइंडिंग होती है उसका जंक्शन बिंदु एक ही होता है, और यहाँ से अपने निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि जब संतुलित लोड हो उस समय इसमें से न्यूट्रल में से कितनी करंट फ्लो होती है। ठीक है, और जब असंतुलित लोड हो उस समय करंट फ्लो कितनी होती है। ठीक है, आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यांत्रिक सामर्थ्य और आग से सुरक्षा का कारक महत्वपूर्ण है, किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि लेड शीट वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग, CTS वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग। जो लेड शीट प्रकार की जो वायरिंग होती है, यह वायरिंग कहाँ की जाती है, कहाँ की जाती है,
खुले स्थानों पर, या आ सकता है नमी वाले स्थानों पर, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है उन स्थानों पे लेड स्थित होती है। लेड का देखो, लेड शीशा होता है, आपको पता है कठोर धातु है, इसीलिए क्या करता है, सुरक्षा करता है नमी से भी, धूप से भी और खुले वातावरण से। उसके बाद दूसरी लाइन इसके अंदर ये अपने को देखने मिलती है कि जो लेड का कवर होता है इसके अंदर, वो जो वायर की सुरक्षा करता करता है, साथ में क्या करता है, अर्थिंग का काम भी करता है। ठीक है, अर्थिंग का काम भी अपने लिए करता है वो जो लेड का कवर होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन की तरफ बैठते हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, इस प्रकार की वायरिंग केबल को कंड्यूट पाइप, केबल की कंड्यूट पाइप होता है ना, उसके अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, वायरिंग को क्या करते हैं, उसके अंदर स्थापित करते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 प्रकार की होती है, लिख लो, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ। एक होती है आयरन कंड्यूट पाइप, ठीक है, आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग। दूसरी होती है पीवीसी कंड्यूट पाइप। तीसरी होती है फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट कंड्यूट वायरिंग। चौथी होती है पीवीसी फ्लेक्सिबल पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग। ठीक है, और उसके बाद सीटीएस जो वायरिंग होती है, ये जो इसको ही बोलते हैं दोस्तों टीआरएस वायरिंग। टीआरएस वायरिंग या इसी का एक अन्य नाम होता है बैटन वायरिंग। इसको बैटन वायरिंग क्यों कहा जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इसको जो बैटन वायरिंग है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस वायरिंग के अंदर लकड़ी की पट्टी पर, ठीक है, क्या होता है, एक लकड़ी की पट्टी पर ये वायरिंग है जो स्थापित की जाती है, इसीलिए इसको बैटन वायरिंग कहते हैं। और इस प्रकार ये जो वायरिंग होती है बैटन वायरिंग के अंदर दोष, फॉल्ट, अपने को फॉल्ट जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, फॉल्ट बहुत मुश्किल से इसको ढूंढना होता है, सीटीएस वायरिंग, बैटन वायरिंग, इसीलिए ये ज़्यादा अपने प्रयोग में ले ही लेते हैं बैटन वायरिंग, क्योंकि फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसिंग कैपिंग की अपनी बात करें तो कैसिंग कैपिंग की इसके अंदर मोटाई पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। कैसिंग कैपिंग की जो मोटाई होती है वो 1.2 mm प्लस माइनस 0.1 mm होनी चाहिए दोस्तों। किसकी, कैसिंग कैपिंग की जो वायरिंग जो मोटाई होती है 0.1 mm प्लस माइनस 0.1 mm तक होनी चाहिए। कैसिंग कैपिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक लकड़ी वाली जिसको अपने आम भाषा में वुडन कैसिंग कैपिंग बोलते हैं, दूसरी होती है पीवीसी कैसिंग कैपिंग। ठीक है, और उसके बाद इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य आग से सुरक्षा अपने करते हैं, तो कौन सी करेंगे, कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग इसका राइट आंसर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट आप ज़रूर मेरे लिए कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।